हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड क्लास 6 का साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से जाके आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 200 रुपीज़ में आपको हिंदुस्तान ओलंपियाड की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो साइंस का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट, कौन सा न्यूट्रिएंट है, विच न्यूट्रिएंट इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज़। कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है, आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखे गए हैं। तो इन चारों न्यूट्रिएंट्स में से ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है, ठीक है, जिसका ज़रूरत है ना, इज़ नेसेसरी, जो कि जिसका ज़रूरत है हमको, है ना, किसके लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए, है ना। ऐसा कौन सा, इसमें से ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि ज़रूरी है, नेसेसरी है, किसके लिए, ग्रोथ और रिपेयर के लिए, हमारे टिश्यूज़ को, है ना, हमारे बॉडी टिश्यूज़ को, हमारे सेल्स को, है ना। ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है इसमें से जो ज़रूरी है हमारे बॉडी टिश्यूज़ को ग्रोथ और रिपेयर के लिए। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे न्यूट्रिएंट है। तो प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ठीक है, प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी को चाहिए, है ना, हमारी बॉडी टिश्यूज़ को चाहिए ताकि ग्रोथ कर सके, है ना, रिपेयर हो सके। ठीक है, आ गई बात समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे जो ये विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल्स है, ये भी ज़रूरी है। ये भी ऐसा नहीं कि ये ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका प्रोटीन्स है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है, राइट। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से क्या है ना, इनमें से क्या, ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से क्या है प्राइमरी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। इन चारों में ऑप्शंस में से कौन सा प्राइमरी सोर्स है, क्या है प्राइमरी सोर्स है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स का इसमें सबसे प्राइमरी सोर्स क्या है, तो यहाँ पे वीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब गेहूँ जो है, गेहूँ, चावल, ये सब क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी सोर्स हो गया ना। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आता है, यही सबसे तो आता है ना, गेहूँ चावल यहीं से तो आता है, वीट से आता है ना। तो इसलिए वीट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिल्क से नहीं आता, फिश से नहीं आता, बटर से नहीं आता। ठीक है, ठीक है, वीट से आता है ना। आपने सुना होगा गन्ना वगैरह से कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं ना, इसलिए हम लोग वो सब खाते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक है, आगे बात समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज ट्रांसपेरेंट, इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि क्या है, ट्रांसपेरेंट है। इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट समझते हो, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, आर पार आपको दिखेगा, आर पार आपको दिखेगा। इसमें से आपको किस में आर पार दिखता है, लकड़ी, वुड में आपको आर पार दिखता है क्या, लकड़ी को आप देखो, लकड़ी के आर पार दिखता है, नहीं दिखता। ग्लास के आर पार दिखता है, हाँ, ग्लास के आर पार दिखता है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार आपको दिखेगा। मेटल के आपको आर पार दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। रबड़ के आपको आर पार दिखेगा, नहीं दिखेगा। ग्लास के दिखेगा, तो ग्लास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और ये सब का जो आपको फोटोस है, पीडीएफ है, ये आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए कोर्स में आप लोग ज्वाइन रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट बैक द लिक्विड। इसमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है, इसमें से 4 प्रोसेस का नाम लिखा गया है। एक इवापोरेशन है, एक फिल्टरेशन है, एक कंडेंसेशन है, एक डिस्टिलेशन है। ये चार एक तरह का चारों कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहा है ना, चारों कुछ ना कुछ एक प्रोसेस है। ठीक है, जैसे इवापोरेशन क्या करता है, जो भी पानी वगैरह होता है उसको वेपर में कन्वर्ट कर देता है ना। ठीक है, समझ में आ रही है बात, इवापोरेट कर लेता है ना। तो सबका अपना अपना काम है। ठीक है, तो इसमें से ऐसा कौन है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है, इस चारों में से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें हीटिंग होता है लिक्विड का, जिसमें एक लिक्विड को हीट किया जाता है। इसमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे एक लिक्विड को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, ताकि वेपर बना सके। वेपर मतलब गैस बना सके, है ना, समझ रहे हो। इसमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, लिक्विड को हीट किया जाएगा। ठीक है, ताकि क्या बना सके, वेपर बना सके, है ना, वेपर बना सके, मतलब गैस बना सके। वेपर बोलो या गैस बोलो की बात है, वेपर बना सके या गैस बना सके। ठीक है, और फिर उसको कूलिंग किया जाए, और फिर उसको क्या किया जाए, कूलिंग किया जाए, है ना, कूलिंग किया जाए, फिर उसको ठंडा किया जाए, है ना, फिर ठंडा किया जाए उस वेपर को, वेपर या गैस को, फिर ठंडा भी किया जाए टू गेट बैक द लिक्विड, फिर उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए ताकि उसको फिर से लिक्विड बना सके।
तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग डिस्टिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, डिस्टिलेशन बोलते हैं, है ना। नहीं समझ में आया? समझाता हूँ, देखो क्या होता है ना, सनलाइट जो है, कोई भी आप नदी वगैरह देखते होगे, उसमें सनलाइट अपना रेस डालता है, ठीक है, रेस डालता है, गर्म कर देता है पानी को, फिर पानी क्या होता है, इवापोरेट होने लगता है ना, इवापोरेट होने लगता है, इवापोरेशन यहाँ पे चल रहा है, इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। फिर इवापोरेट होकर क्या बन जाता है? वेपर बन जाता है, पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ना, इवापोरेट कर रहा है, खींच रहा है ना, गैस के फॉर्म में ऊपर ले आता है बादल, फिर उससे बादल बनाता है ना। बादल फिर कैसे बनाता है? उसको कूल करता है ना, वो जो वेपर आ गया, गैस जो आ गया, उसको कूल करता है, ठंडा दे करता है, उसके बाद वो फिर लिक्विड बना के रेन ड्रॉप्स के माध्यम से नीचे फिर पहुंचा देता है ना, लिक्विड बना के फिर पहुंचा देता है। तो यही पूरा प्रोसेस क्या बोलते हैं? इसको डिस्टिलेशन बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टेम। स्टेम का क्या फंक्शन होता है प्लांट में? प्लांट में स्टेम का क्या फंक्शन होता है, बताओ। आपने स्टेम होता है ना प्लांट में, तो उस स्टेम तना बोलते हैं, हिंदी में तना बोलते हैं ना। तो इस स्टेम का क्या फंक्शन होता है प्लांट में? स्टेम क्या करता है? क्या स्टेम क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है पानी को और मिनरल्स को? नहीं, स्टेम थोड़ी पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, रूट्स करता है ना। पानी आप कहाँ डालते हो? रूट्स में डालते हो ना प्लांट का। जैसे तुलसी का पेड़ होगा आपके घर में, तो कहाँ पे पानी डालते हो? उसके रूट पे डालते हो ना, ताकि पानी एब्जॉर्ब कर सके, है ना। आप उसकी स्टेम में थोड़ी डालते हो। क्या मजाक है ये, है ना। तो ये नंबर तो नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है ना। पानी और मिनरल्स कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट एब्जॉर्ब करता है, बात खत्म। तो यहाँ पे स्टेम का फंक्शन पूछ रहे हैं ना, सपोर्टिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। हाँ, ये सही आंसर है। स्टेम करता है कि नहीं करता? तना जो है वो उसमें उसी में तो ये पत्ते उगते हैं, है ना, फ्लावर उगता है, फ्रूट्स उगता है ना। तनी में तो उगता है, स्टेम में तो उगता है ना। तो स्टेम क्या करता है? सपोर्ट करता है ना, लीव्स को, फ्लावर्स को एंड फ्रूट्स को। आ गई बात समझ, ठीक है। तो आगे बढ़ने, अब आगे क्या देखना है ना, समझ गया, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ ज्वाइंट के बारे में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बायोलॉजी में, साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है, साइंस में पढ़ा ही होगा। तो अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ज्वाइंट वाला चैप्टर पढ़ लेना। एक क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ उससे क्वेश्चन बन रहा है, समझ लो। उस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, वही क्वेश्चन बन रहा है, समझो ऐसा करके, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ ज्वाइंट का ऐसा कौन सा टाइप है ना। ज्वाइंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, हिंज ज्वाइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, फिक्स्ड ज्वाइंट होता है, पाइवोटल ज्वाइंट होता है ना। सबका अलग अलग फंक्शन होता है, आपने पढ़ा होगा, है ना। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, ठीक है। तो ज्वाइंट का ऐसा कौन सा टाइप होता है जो कि कहाँ मिलता है? शोल्डर में मिलता है, हमारे शोल्डर में मिलता है। ज्वाइंट का ऐसा कौन सा टाइप है जो हमारे शोल्डर में मिलता है? समझो जरा, ज्वाइंट का ऐसा कौन सा टाइप है, कहाँ मिलता है? हमारे शोल्डर में मिलता है, हमारी बॉडी के शोल्डर में मिलता है। और क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है? अलाउ सर्कुलर मूवमेंट। और वो अलाउ करता है सर्कुलर मूवमेंट करने में, है ना, सर्कुलर मूवमेंट करने में। तो ऐसा कौन सा ज्वाइंट है? तो वो है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, है ना। हमारे शोल्डर में प्रेजेंट होता है, हमारे शोल्डर में होता है ना। ये क्या करता है? हमको अलाउ करता है सर्कुलर मूवमेंट करने में, है ना, गोल घुमाने में, है ना, ठीक है। हाथ को हम गोल घुमा पाते हैं ना, इसकी वजह से बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है, हमारे शोल्डर में प्रेजेंट होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। आगे बात समझ, आगे देखते हैं। ज्वाइंट वाले से एक क्वेश्चन कंफर्म ले लो लिख के। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक किया करो, है ना, तब ना पता चलेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच टर्म इज यूज्ड फॉर द सराउंडिंग वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव्स, है ना। हम लोग कौन सा टर्म इस्तेमाल करते हैं, कौन सा ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? सराउंडिंग के लिए, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। हम लोग ऐसा कौन सा टर्म इस्तेमाल करते हैं? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा टर्म इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? फॉर द सराउंडिंग वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, सराउंडिंग के लिए जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हो, है ना, जीव जंतु रहते हो, ठीक है। तो कौन सा लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं? कम्युनिटी, इकोसिस्टम, हैबिटेट, इन्वायरमेंट। हैबिटेट करते हैं ना, जहाँ जानवर वगैरह लोग रहते हैं, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म वगैरह लोग रहते हैं, तो उसके लिए हम लोग हैबिटेट वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि वो उनका हैबिटेट है ना, उनका घर है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे सेंस में, ठीक है। तो हैबिटेट एक ऐसा टर्म है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर द सराउंडिंग, है ना, सराउंडिंग के लिए, सराउंडिंग इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहते हैं उस सराउंडिंग के लिए हम लोग कौन सा टर्म इस्तेमाल करते हैं? हैबिटेट करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
चलो एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट वाले से भी ये क्वेश्चन आएगा। आपको कोई भी सामान दे देगा, बोलेगा इसको किस यूनिट में नापेंगे, इसको ये कैसे मेजर करेंगे, यही पूछ देगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा इसके लास्ट में। ठीक है, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में दूंगा। ठीक है, विच यूनिट वुड यू यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ अ क्लासरूम। आप कौन सा यूनिट इस्तेमाल करोगे, आप कौन सा यूनिट इस्तेमाल करोगे मेज़र करने के लिए, नापने के लिए लेंथ ऑफ द क्लासरूम। अपने क्लासरूम का लेंथ नापने के लिए आप कौन सा यूनिट इस्तेमाल करोगे? किलोमीटर करोगे या मिलीमीटर करोगे या सेंटीमीटर करोगे या मीटर करोगे, क्या करोगे? तो हम लोग मीटर इस्तेमाल करते हैं ना, हम लोग मीटर से इस्तेमाल करते हैं, तो मीटर से ही हो जाएगा। ठीक है, मीटर्स को शॉर्ट में हम लोग ऐसे एम भी लिखते हैं ना, किलोमीटर को KM ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर को CM करके लिखते हैं ना, ऐसे करके हम लोग शॉर्ट में भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। इनमें से कौन सा पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है? इन चारों में से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का? कौन सा एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का? पीरियोडिक मोशन क्या होता है समझते हो ना, पढ़ा होगा, मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ना। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन करता है ना। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा? मूविंग कार, एक कार जो मूव कर रहा है। नहीं, हाँ, स्विंगिंग पेंडुलम, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, स्विंगिंग पेंडुलम। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का। ठीक है, फॉलिंग एप्पल, के एप्पल गिर रहा है, नहीं। रोलिंग बॉल, नहीं, बॉल रोल हो रहा है, नहीं। ठीक है, स्विंगिंग पेंडुलम एक एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ वेल डिफाइंड शैडो। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि वेल डिफाइंड शैडो फॉर्म करता है, जो कि शैडो बनाता है? कौन है बता दो। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब जो आर पार आप देख सको, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, या ओपेक ऑब्जेक्ट, या ऑल द एबव, या सारे। ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड शैडो फॉर्म करता है। रिफ्लेक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा आपने, है ना, रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा। क्या होता है? एक इंसिडेंट रे आता है, फिर नॉर्मल बीच ऐसे करके नॉर्मल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे करके नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, इमेजरी लाइन नॉर्मल बोलते हैं, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये सरफेस क्या होता है? ऑपेक्स सरफेस होता है, तब तो जाके शैडो बन जाता है ना। तो ऑपेक्स ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, एक्चुअली हाँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये वाला क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो, अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जो आपने नहीं पढ़ा हो, कुछ ऐसे करके आपको लग रहा है, सारी क्वेश्चंस बहुत आसान है, इसलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको फिर भी ऐसा लग रहा है, तो इसका मतलब है आपने अपने साइंस बुक को अच्छे से पढ़ा नहीं है ना, आपने अपने सारे चैप्टर्स खत्म नहीं किए हैं, तो वो आपको करना पड़ेगा, तो ही आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे मुझसे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11? व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन का क्या कारण है प्लेन मिरर में? रिफ्लेक्शन क्यों होता है? अभी तो मैंने आपको बताया ना, रिफ्लेक्शन क्यों होता है। बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, है ना। रिफ्लेक्शन का आपने डेफिनेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सिंपल, कुछ नहीं जानते हो इतना जानो, रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक, मार दो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखो ध्यान से, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर लेते हैं, ठीक है, कोई भी हम लोग यहाँ पे प्लेन मिरर ले लेते हैं। प्लेन मिरर है एक, ठीक है, नीचे लेते हैं, मान लो एक प्लेन मिरर है ना, जो आपके घर में भी होता है एक प्लेन मिरर, है ना। तो इसमें रिफ्लेक्शन क्या क्यों होता है? रिफ्लेक्शन क्यों होता है? रिफ्लेक्शन का क्या कारण है? एक इंसिडेंट रे ऐसे करके आता है, इंसिडेंट रे, फिर बीच में यहाँ पे नॉर्मल होता है, और फिर ये इंसिडेंट रे ऐसे आता है, बीच में नॉर्मल होता है, इमेजरी लाइन होता है, ये कुछ होता नहीं है, बस इमेजिनिंग हमने इमेजिन किया है, ठीक है। तो ये नॉर्मल होता है, फिर ये जो रे ऑफ लाइट है ये टकरा के इस सरफेस में टकरा के वापस चला जाता है, तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? बाउंसिंग बैक हो रहा है ना, बाउंसिंग बैक हो रहा है, लाइट का बाउंस बैक हो जा रहा है, वापस चला जा रहा है लाइट, तो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का क्या कारण है? क्योंकि लाइट का जो रे है वो बाउंस बैक हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आ रही है बात समझ? 12 नंबर देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विच मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा ऐसा मटेरियल है ना, विच मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन चारों में से ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि गुड है, अच्छा है, अच्छा कंडक्टर है। ये चारों मटेरियल का नाम है ना, एक रबर मटेरियल है, ग्लास एक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल है, कॉपर एक मटेरियल है। तो इन चारों में से गुड कंडक्टर कौन सा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो कि अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर पाए, है ना, जहाँ पे अच्छा से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाए, ठीक है। तो कौन सा ऐसा गुड कंडक्टर है बताओ। कंडक्टर जानते हो ना क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे। एक होता है इंसुलेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता। ऑल द मेटल्स आर
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑल द नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पढ़ के आए हो आप, है ना, क्लास 5 में भी शायद पढ़ा होगा, है ना, 6 में तो पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली, नहीं पढ़ा तो फिर वेरी बैड। कौन सा हो जाएगा एग्जाम, कौन सा हो जाएगा बताओ? रबड़ हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा? कॉपर होगा, ठीक है। कॉपर गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, याद रखना। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 13 क्या बोल रहा है। विच कंपोनेंट इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सर्किट? कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, चारों में से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल करने के लिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को एक सर्किट में? एक सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं? अरे सिंपल सोचो ना, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलती है आपके घर में? इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलती है? आप स्विच ऑन करते हो तभी तो चलती है ना। पंखा कैसे चलता है? वायर करंट लेके जाता है पंखा तक, तब पंखा चलता है ना। तो वायर में करंट जा रहा है कि आप स्विच ऑन करते हो तभी तो जाता है ना करंट। आप स्विच ऑन नहीं करोगे तो नहीं जाएगा। अरे आप स्विच ऑन करोगे तो ही तो पंखा चलेगा, वरना नहीं चलेगा, है ना। तो वही तो, इलेक्ट्रिसिटी को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंट्रोल करता है? स्विच करता है, आपके स्विच पे डिपेंड करता है ना। आप स्विच अगर दाबोगे, ऑन करोगे स्विच तो फिर चलेगा, स्विच ऑन नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। आ गई बात समझ? तो 14 नंबर देखते हैं। चलो तो फिर आपके 10 मार्क्स तो पक्के हो गए, है ना। साइंस में आपका 10 मार्क्स हो गया, कंफर्म आ जाएगा 10 मार्क्स। चलो और 10 मार्क्स की तैयारी कर लेते हैं ना। 20 मार्क्स आपका साइंस का आता है हिंदुस्तान ओलंपियाड में, 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का हम लोग तैयारी कर लेंगे, है ना। देख लो, चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड बाय रबिंग इट विथ अ मैग्नेट? इसमें से ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि मैग्नेटाइज नहीं होता? ठीक है, इन चारों में से ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि मैग्नेटाइज्ड नहीं होता? जब उसको हम लोग रब करते हैं ना, रब करते हैं मैग्नेट से, जब हम उसको मैग्नेट से रब करते हैं ना तो मैग्नेटाइज्ड नहीं होता। ऐसे कौन सा इसमें से मटेरियल है? आयरन नील है, ये आयरन नील हो जाता है। वुड है, फिर स्टील स्पून है, फिर एक निकल क्वाइन है। तो आप सब देखो ना, ये तीनों आप देखो थोड़ा मैग्नेट से रिलेटेड जैसा वर्ड है ना। आयरन नील हो गया, स्टील हो गया, निकल क्वाइन हो गया। इसमें आप वो डालोगे, मैग्नेट डालोगे, चिपक जाएगा। आयरन में डालोगे, नहीं जानते आयरन नील मतलब लोहे की कांटी, लोहे की कांटी क्या बात कर रहा है, ठीक है, तो चिपक जाएगा ना। स्टील स्पून भी चिपक जाएगा, स्टील का चम्मच चिपक जाएगा, देखना थोड़ा बहुत चिपक जाएगा, है ना। फिर निकल क्वाइन भी चिपक जाएगा। वुड जो है वो नहीं चिपकेगा, ठीक है, वुड जो है वो नहीं चिपकेगा, है ना। तो यहाँ पे वुड सही आंसर हो जाएगा। लकड़ी चिपकेगा क्या? आप मैग्नेट को ले लो और वुड में चिपका दो, चिपकेगा क्या? नहीं चिपकेगा सर, क्या बात कर रहे हो आप, है ना। आगे बात समझ, तो सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट, है ना, कैन नॉट। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच प्रोसेस इन द वाटर साइकिल? वाटर साइकिल में ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है इन्वॉल्व्स वाटर वेपर टर्निंग इनटू लिक्विड वाटर? वाटर साइकिल में ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर वेपर जो है वो लिक्विड वाटर में बन जाता है? वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर मतलब क्या, गैस का बात कर रहा है। वाटर वेपर मतलब गैस का बात कर रहा है। गैस जो है वो लिक्विड बन जाता है, गैस जो है वो लिक्विड बन जाता है। तो ऐसा वाटर साइकिल में ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें गैस लिक्विड बन जाता है? सिंपल बोलो ना, गैस से लिक्विड में कौन, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैस से लिक्विड में कर देना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं क्या? बिल्कुल सर, आप सही सोच रहे हो, आपके मुंह से आंसर निकल रहा है, आप बोलो, है ना, कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस से क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है ना, गैस से लिक्विड बन जाता है ना। गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला जाता है। वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर मतलब गैस, गैस जो है वो लिक्विड वाटर बन जाता है, लिक्विड बन जाता है ना। गैस चेंज ऑफ स्टेट होता है इधर, है ना। गैस जो है लिक्विड में हो जाता है। घुमा फिरा के वो पूछेगा, आप कंफ्यूज मत होना, सिंपल आंसर देना, ठीक है ना। ये सब पढ़ लेना जरा, है ना। इवापोरेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में क्या होता है, प्रिसिपिटेशन में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन में क्या होता है ना, और भी बहुत कुछ है ना, बहुत सारा नाम है, आप देख लेना, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, विच गैस, कौन सा ऐसा गैस है जो कि सबसे ज्यादा एबुडेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पाया जाता है, ऐसे समझो, सबसे ज्यादा पाया जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, सबसे ज्यादा पाया जाता है ना, सबसे ज्यादा मौजूद है ना। ऐसा कौन सा गैस है? ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन है, क्या है? कौन सा ऐसा गैस है जो अर्थ में सबसे ज्यादा पाया जाता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में या फिर अर्थ में सबसे ज्यादा पाया जाता है? कौन सा ऐसा गैस है बताओ?
आप लोग सोचते हो कि ऑक्सीजन है, नहीं सर, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है, कितना परसेंट पाया जाता है? 78% नाइट्रोजन पाया जाता है अर्थ में, याद रखना। अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन सिर्फ 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को भी भूल ही जाओ, छोड़ दो एकदम, 1% के अंदर आता है ये लोग, ठीक है ना। दोनों को मिला देंगे तो जाके 1% होगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सबसे बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है और उसके बाद ऑक्सीजन, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चलिए तो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? इसमें से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, इन चारों में से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जाम्पल कौन सा इसमें से, बताओ। बायोडिग्रेडेबल, है ना, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब होता है? ठीक है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जिसको आप गला सको, है ना, सड़ा सको, जो सड़ जाए, है ना। बायो मतलब बायोलॉजिकली, है ना। डिग्रेडेबल मतलब होता है कि सड़ा देना, सड़ जाना, है ना, वही चीज़, है ना। तो इसमें से ऐसा कौन सा है ना, मतलब जो सड़ सके, है ना, जो सड़ सके। आपने देखा प्लास्टिक बोतल को, आप पानी पीते हो, ट्रेन वगैरह में आप सफ़र किए हो तो खरीदते होगे, है ना। तो पानी की बोतल को आप फेंक देते होंगे, है ना, फेंक ही देते होंगे, या प्लास्टिक का बोतल कौन रखता है ना, या कुछ लोग रखते भी होंगे, वो अलग बात है, ठीक है। जो लोग मोस्टली, हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं ना, ट्रेन में खरीद लिया, कहीं पर खरीद लिया, फेंक देते हैं, ठीक है। तो फिर वो आप देखते हो वो फिर वैसा का वैसा ही रहेगा, वो सड़ेगा ही नहीं, वो कुछ होगा ही नहीं, उसमें कुछ असर ही नहीं होगा, है ना। वो मतलब गलेगा नहीं, कुछ ऐसा होगा नहीं, उसको दूसरे लोग उठा के ले जाते हैं, है ना, देखा होगा आपने, है ना, अक्सर, है ना। तो फिर जो बोतल है उसको हम लोग फेंक देते हैं, तो फिर वो मतलब सड़ता गलता नहीं है ना, 100-200 साल हो जाए, 1000 साल हो जाए, उसको कोई मतलब नहीं है, वो सड़े गलेगा नहीं, ठीक है। प्लास्टिक का बोतल का बात कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कौन है ऐसा जो सड़ गल जाए, है ना, तो यहाँ पे प्लास्टिक बोतल तो नहीं है। ग्लास जार, ग्लास का जार, आपको लगता है, सोच कैसे लेते हो, ग्लास लिखा है, बात खत्म, ग्लास लिखा है, हमको नहीं पता जार क्या होता है, लेकिन हमको इतना पता है ग्लास लिख दिया है, बात खत्म। यहाँ पे देखो एल्युमिनियम कैन लिखा है, एल्युमिनियम कैन लिख दिया तो हटा दो बात से, है ना। इसको भी हटा दो, ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी 100-200 साल लगा देगा तो जाके सड़ता गलता है ना। एल्युमिनियम कैन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फूड इसके, अब बचा तो यही ना, तो इसी में टिक मार देंगे, बचा तो यही लास्ट ऑप्शन, तो इसमें टिक मार देंगे। क्या होगा? फूड स्क्रैप्स, ठीक है। फूड स्क्रैप्स क्या होता है ना, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है। वो क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, मतलब वो सड़ गल जाएगा, ठीक है, वो सड़ गल जाएगा, है ना, तुरंत सड़ गल जाएगा, है ना, थोड़ा टाइम लेगा, कुछ टाइम ले सकता है, बाकी सड़ गल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चलो तो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? हाउ वुड यू सेपरेट आयरन फीलिंग्स? फीलिंग नहीं है, देखो फीलिंग नहीं है, फील करना, महसूस करना, वो वाला फीलिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आयरन के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उसको आयरन फीलिंग्स बोलते हैं, ठीक है, आयरन फीलिंग्स बोलते हैं, छोटे टुकड़े होते हैं आयरन के। लोहा, अरे आयरन, आयरन मतलब लोहा, कॉमन बात है, ठीक है। केमिस्ट्री में उसका फॉर्मूला Fe होता है, पढ़ोगे, है ना। मिक्सड विथ सैंड, आपको क्या बोल रहा है? आपको सेपरेट करना है, अलग करना है, आपको क्या करना है? सेपरेट करना है, अलग करना है, किसको? आयरन फीलिंग्स को, और आयरन फीलिंग्स जो कि किससे मिक्स है? सैंड से मिक्स है ना, बालू से मिक्स है। आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है। लोहे का छोटा छोटा टुकड़ा होता है ना, होता है कि नहीं होता? बस वही सब है, ठीक है, वो सब है। और वो किससे मिक्स है? सैंड से मिक्स है। सैंड मतलब बालू से मिक्स है, ठीक है। बालू समझो, बालू गंदगी, वही बालू समझो, ठीक है। बालू के साथ मिक्स है, ठीक है। आयरन का जो फीलिंग्स है, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े जो है, वो बालू के साथ मिक्स है। तो उसको आप अलग कैसे करोगे? दोनों को सेपरेट कैसे करोगे? कुछ मत करो, एक मैग्नेट लगा दो, एक मैग्नेट लो। मैग्नेट क्या करेगा? आयरन के फीलिंग्स को अट्रैक्ट कर लेगा ना, मैग्नेट में आके चिपक जाएगा। तो किससे कर पाओगे ये चीज़ के अलग? कैसे कर पाओगे? मैग्नेट से ही कर पाओगे ना। तो ये तो पूछ रहा है कैसे आप करोगे, तो मैग्नेट से करेंगे, यूजिंग अ मैग्नेट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विनोइंग थोड़ी करोगे, फिल्टरेशन थोड़ी। ये फिल्टरेशन क्या बात है सर, क्या मजाक है ये सेडिमेंटेशन करोगे क्या है? सिंपल, यूजिंग अ मैग्नेट, एक मैग्नेट का इस्तेमाल कर लेंगे। लॉजिकल क्वेश्चन है ना, साइंस में भी लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लो, घुमा के दिया, लेकिन आंसर आपको निकालना होगा, ठीक है। आगे बात समझ। 19 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या बोल रहा है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए? आप लोग बताओ, मैं नहीं बता रहा, आप लोग बताओ। प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है यार जो कि रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेसिस पता है ना क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, वाटर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना।
क्लोरोफिल भी होता है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़े हो फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना, इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। या सिंपल बोलो, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पर है, पत्ते में होता है, लीव्स में होता है। टिक मार देना। क्या चला गया इसमें, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा आंसर, सी नंबर हो जाएगा, लीव्स। बात खत्म, आ गई बात समझ, ठीक है, आ रही है ना बात समझ। लीव्स जो है, लीव्स में तो फोटोसिंथेसिस होता है ना, लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, है ना। आ रही है बात समझना। लीव्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ना फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है, याद रखना। अगर नहीं पता था तो पता कर लो, है ना। लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। 20 नंबर देखते हैं, चलो देखो। विच टाइप ऑफ द ज्वाइंट, कौन सा ज्वाइंट का ऐसा कौन सा टाइप है जो अलाउ करता है रोटेट करने के लिए आपके हेड को, आपके माथे को फ्रॉम साइड टू साइड। कौन सा ऐसा ज्वाइंट है आपके हेड में, ऐसा कौन सा ज्वाइंट है ना। हेड मतलब वही आपकी गले में, गले के पास बोले, गला में, है ना। आपके गला के पास कौन सा ऐसा ज्वाइंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से आपका हेड क्या होता है, रोटेट कर पाता है ना। आप लेफ्ट साइड बाई साइड देख पाते हो, है ना, इधर उधर घूम सकते हो, है ना। अपने सर को घुमा पाते हो ना, अपने सर को घुमा पाते हो। पूरी तरह से नहीं घुमा पाते, ऐसे गोल गोल नहीं घुमा पाते, वो अलग बात है। कुछ लोग घुमा भी लेते हैं, आपको शायद पता ना हो, कुछ लोग घुमा भी लेते हैं, पूरा एकदम गोल गोल घुमा लेते हैं। मैंने देखा है वो लोग को, आप लोग भी देखना, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च करना ना, मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग तो नॉर्मल आदमी हैं, हम लोग तो साइड बाय साइड ही घुमा पाते हैं अपने सर को, है ना। तो कौन सा ज्वाइंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम लोग घुमा पाते हैं, उस ज्वाइंट को क्या नाम क्या है। हिंज ज्वाइंट होगा, फिक्स ज्वाइंट होगा, या पाइवोटल ज्वाइंट होगा। पाइवोटल ज्वाइंट होगा, ठीक है। पाइवोटल ज्वाइंट एक ऐसा ज्वाइंट है जो हम लोग को अलाउ करता है, हम लोग को परमिशन देता है, है ना। हम लोग को अलाउ करता है किसके लिए, ताकि हम लोग रोटेट कर सके अपने माथे को, अपने हेड को, है ना, साइड बाय साइड, है ना। आगे बात समझ, है ना। इधर उधर करके बात कर सकते हैं क्लास में, है ना। हाँ, एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। या फिर चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ये हम लोग आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, इस क्लास का। फिर मैं आपको पार्ट 2 में और भी क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। और भी मेरे पास 15-20 क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने सारी एनर्जी लगा के आपको इतना पढ़ा दिया, ठीक है। आई थिंक 30 मिनट्स का क्लास हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड यूजिंग सनलाइट। कौन सा ऐसा टर्म है, कौन सा ऐसा, इस चारों में से ऐसा कौन सा टर्म है जो डिस्क्राइब करता है, जो बताता है प्रोसेस, किस प्रोसेस को, एक ऐसा प्रोसेस को जिसके वजह से ऑर्गेनिज्म क्या करता है, खाना बनाता है। सेम क्वेश्चन तो आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट्स में देना। चलो, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में करोगे। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, ऐसा कौन सा प्रोसेस है। अच्छा, सेम क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा, नहीं, ये सेम क्वेश्चन नहीं है, ये सेम क्वेश्चन नहीं है। मुझे लगा यहाँ पे प्लांट, यहाँ पे कहीं प्लांट नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे लिखा होता प्लांट, कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है, तो फिर फोटोसिंथेसिस पे टिक मार देते। यहाँ पे प्लांट नहीं लिखा है ना, प्लांट नहीं लिखा है। आप देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म तो हम लोग भी है ना। तो हम लोग का यहाँ पे सबका बात कर रहा है, जानवर वगैरह सबका बात कर रहा है, ठीक है। मेक्स इट्स ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, ठीक है। ऐसा कौन सा प्रोसेस है, ऐसा कौन सा टर्म है, इन चारों में से कौन सा टर्म है जो डिस्क्राइब करता है प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड, ताकि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद बनाता है यूजिंग सनलाइट, सनलाइट का हेल्प लेके। तो ये रेस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ा स्लाइट मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। मैं इसको ना नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, एक बार चेक कर लूँगा, उसके बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए रेस्पिरेशन पे टिक मार लेते हैं, ठीक है। अगर बोल रहा है ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे बनाता है, तो रेस्पिरेशन आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे इसमें थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। ओके, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक बताया। 20 क्वेश्चंस, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। और भी 20 क्वेश्चंस दूंगा आपको, ठीक है। और भी 15-20 क्वेश्चंस दूंगा, वो आप कर लेना। और ये तो मैंने करवा ही दिया। आपके 20 में 20 मार्क्स आ जाएंगे, 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आ जाएंगे। एक नंबर नहीं कटेगा, कहीं नहीं कटेगा। आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, है ना, कुछ नहीं, है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अगर कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा कोर्स ज्वाइन, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। सिर्फ 200 रुपीज़ का हमने कोर्स बनाया है, तो कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फिर